Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Sahajanand English Medium School at Natisuna. And today we continue our chapter number 4, National Movement in India. And student, we are reached at this point Morley Minto Reform 1909, right? तो हम यहाँ पे पहुँचे थे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, तो वो क्या है उसके बारे में देखेंगे जरा. The English adopted the policy of divide rules to create a enmity between the Hindus and Muslims 1906, right? तो जैसे कि हम जानते हैं कि मोरले मिंटो जो रिफॉर्म था वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए था, उसको अलग करने के लिए था, और उसने वो किया भी सक्सेसफुली, और उसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम में दो डिवीज़न भी हो गए. तो ये जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स है वो 1906 में आया था, जिसको हम डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी जिसको बोलते हैं. तो वो कौन कौन लीडर थे? तो अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान मुस्लिम डेलीगेशन, जो आगा खान थे वो मुस्लिम डेलीगेशन थे, मेट वाइसरॉय मिंटो, जो वाइसरॉय मिंटो से मिले थे. मोरले वॉज द इंडियन वजीर, जो मोरले थे वो इंडियन के वजीर थे, जो एंड एट दैट टाइम 1909 में मोरले थे वो इंडिया के वजीर थे. तो दिस रिफॉर्म आर नॉन एज अ मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है. तो इसीलिए ये जो रिफॉर्म है, ठीक है, वो मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है. तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, आगा खान मुस्लिम डेलीगेशन मेड टू वाइसरॉय मिंटो एंड मोरले वॉज वजीर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम 1909. जो ये जो इंग्लिश पीपल ने जो एडोप्ट किया था डिवाइड एंड रूल्स, दिस इज कॉल्ड मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है. उसके बाद है अराइवल ऑफ गांधी जी टू इंडिया. देन नाउ अब गांधी जी का इंडिया में आगमन हुआ 1950 में. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1950 आफ्टर द सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट द रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका विद द सत्याग्रह. इसको जरा हाईलाइट कर लो. देखो, गांधी जी भारत वापस आए 1915 में, सक्सेसफुली फाइटिंग की उन्होंने. जो रेसिज्म था, यानी कि जो गोरे काले का जो भेद था, जाति का जो भेद था, है ना, उसको रेसिस कहते हैं, कि जिसमें अब कास्टिज्म होता है, जिसमें गोरे काले का भेदभाव होता है, ठीक है. तो वो चीज़ के सामने गांधी जी ने अफ्रीका में फाइट की थी, और सत्याग्रह के थ्रू फाइट की थी. और सत्याग्रह क्या है वो आप जानते हैं कि हमें शस्त्र नहीं उठाना है, किसी को हानि पहुंचाए बिना हमें अपना काम करना है, उसे बोलते हैं सत्याग्रह. तो वो सक्सेसफुल रहा था अफ्रीका में. तो उसकी वजह से गांधी जी को भी काफ़ी काफ़ी फेम मिला था. आगे देखते हैं. हिज पॉलिटिकल मेंटर गुरु वॉज गोपाल कृष्ण गोखले एंड स्पिरिचुअल मेंटर वॉज श्रीमद राजचंद्र फ्रॉम होम ही गॉट इंस्पायरेशन. इसको जरा वापस से हाईलाइट कर लो कि गांधी जी के जो पॉलिटिशियन गुरु थे, मेंटर यानी गुरु, गांधी जी के जो पॉलिटिशियन गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है. और उनके स्पिरिचुअल यानी धार्मिक गुरु थे वो थे श्रीमद राजचंद्र जी, जिसके दोनों के द्वारा उन्होंने काफ़ी इंस्पायरेशन लिया था गांधी जी ने. तो गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिशियन गुरु थे, और राजचंद्र जी उनके धार्मिक यानी स्पिरिचुअल गुरु थे. गांधी जी ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ इंडिया. सबसे पहले क्या किया गांधी जी ने, जब अफ्रीका से वापस आए तो उन्हें पूरे इंडिया में उन्होंने ट्रैवल किया, और उसकी मुसाफिरी की, लोगों को जाना, पहचाना, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा, ठीक है, ताकि वो आगे चल के उसके लिए कुछ काम कर सकें. तो ही कंसिडर्ड एक्सप्लॉयटेशन एज द रूट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड मेड प्लान्स टू एबॉलिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो उन्होंने ये देखा कि इंडिया में सबसे बड़ा कोई इशू है तो वो कास्टिज्म है, रेसिज्म है, और ये जो इंडिया का जो एक्सप्लॉयटेशन का रूट है वो है गरीबी. यानी हमारा देश बहुत गरीब था उस टाइम पे, अभी भी है मगर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही गरीब था. तो ये जो मेन इशू है, जो इंडिया का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, उसका रूट है पॉवर्टी. तो उन्होंने प्लान सेटअप किया और डिसाइड किया कि मैं ब्रिटिश के सामने इस सारी चीज़ को एबोलिश यानी नाबूद करने के लिए लड़ूंगा. ये हुआ गांधी जी के बारे में. देन आफ्टर रोलेट एक्ट 1990. तो रोलेट एक्ट था वो 1990 में आया था, ये आपको याद रखना होगा. देखते हैं क्या है ये. द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द रोवेल्ट एक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रोवेल्ट, ठीक है. रोवेल्ट करके जो पर्सन है, नाम है रोवेल्ट, पर्सन व्यक्ति का नाम है, उसके चेयरमैनशिप के अंडर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोलेट एक्ट को फॉर्म किया, उसको रचना की, उसको फॉर्म किया. द मिनिस्टर ऑफ लॉ 1990, ठीक है. तो ये मिनिस्टर ऑफ लॉ बना 1990 में, इसकी वजह से इसको रोलेट एक्ट कहा जाता है, क्योंकि रोलेट एक्ट अंडर द
द चेयरमैनशिप ऑफ रॉलेट के हुआ था इसकी वजह से। दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड विद द पर्पज ऑफ सुप्रेसिंग रिवोल्यूशनरीज एंड नेशनलिस्ट। देखो ये इसको ज़रा हाईलाइट कर लो आप लोग। ये जो एक्ट है उसका मेन एम था कि इस एक्ट की वजह से जो रिवोल्यूशनरी है, जो क्रांतिकारी है, उसको पूरी तरह से दबा देना, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेना, ठीक है। और ये नेशनलिज्म देश में चल रहा है, देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का, उसको भी पूरी तरह से एबोलिश कर देना इस एक्ट के द्वारा। तो ये इसका मेन एम था। दिस एक्ट कैम टू बी नॉन एज अ ब्लैक एक्ट। इसको जरा हाईलाइट कर लो, ब्लैक एक्ट। ये जो रॉयलेट एक्ट है उसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। ब्लैक एक्ट यानी कालो कायदा, जिसको काला कायदा जिसको बोलते हैं ना, एविल एक्ट। तो ये ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज इट वॉज मीन टू सुप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मेन एम था ये रॉयलेट एक्ट का कि जो व्यक्ति थे उसके फ्रीडम को छीन लेना, उसकी जो आज़ादी होती है उसको छीन लेना, उसकी बोलने की आज़ादी भी छीन लेना। यानी कि कोई भी इंसान कहीं भी बोल नहीं सकता, कहीं घूम फिर नहीं सकता, उसको कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी अगर बोले, अगर उसको विदाउट वारंट उसको गिरफ्तार किया जाता था। तो इसकी वजह से इसको ब्लैक एक्ट कहा जाता है। आगे है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी अरेस्टेड एंड जेल विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम। देखो इसमें क्या था कि इस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कोई भी अगर सस्पिशियस है, किसी के ऊपर अंग्रेजों को डाउट है कोई व्यक्ति के ऊपर, तो उसको डायरेक्टली अरेस्ट किया जा सकता था और उसको सीधा जेल में डाल दो और उसके साथ कोई ट्रायल भी नहीं होगा। जो कंडक्टिंग ट्रायल होता है, जो जज के सामने ले जाना, वकील अरेंज करना, जो पूरा लीगल प्रोसेस होता है वो कुछ नहीं होता, सीधा पकड़ो और डाल दो जेल में, बस खत्म। तो इसकी वजह से इसको ब्लैक एक्ट कहा जाता है। तो दैट्स वाई गांधी जी कॉल्ड इट ब्लैक एक्ट। तो इसकी वजह से गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा। तो हु कॉल्ड द ब्लैक एक्ट टू रॉयल एक्ट? तो रॉयल एक्ट को किसने ब्लैक एक्ट कहा? तो गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा। क्यों कहा? क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम को छीन लेना, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन लेना, और इस एक्ट के हिसाब से एनी सस्पिशियस होगा उसको किसी भी ट्रायल के बगैर, वार्निंग के बिना सीधा गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता था। इसकी वजह से गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा है, ठीक है। एंड मोतीलाल नेहरू ने इसको क्या कहा है वो देखेंगे। तो मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता है, तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा है कि मोतीलाल नेहरू कंसिडर इट इज अ स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेसी। तो उन्होंने जो वकील थे खुद भी, उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है वो स्नैचिंग अवे यानी कि छीन लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को छीन लेते हैं? ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी दलील करना छीन लेगा, ये एक छीन लिया है इस एक्ट में। अपील करना छीन लिया है और एडवोकेसी यानी वकीलात को भी छीन लिया है इस एक्ट में। यानी वकील का कुछ काम नहीं रहता ना, तो ट्रायल ही नहीं होगा तो वकील क्या काम करेगा। तो इसकी वजह से मोतीलाल नेहरू ने, गांधी जी ने इस पर अपने ओपिनियन दिए थे। आगे है द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन्ड इमेंस पावर अंडर दिस एक्ट। इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर अपने हाथ में आ गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। टू सुप्रेस एनी काइंड ऑफ अपोजिशन, किसी भी प्रकार का अपोजिशन हो, विरोध हो, उसको वो दबा सकते थे, इतना पावर आ चुका है, उसके पास सब राइट आ गए थे। There is no excuse if they want anything they can do like this. So leaders and people at large express their opposition. इसकी वजह से जो लीडर थे, नेता थे, लोगों ने इसका बहुत बड़ी संख्या में विरोध किया। मीटिंग, रैली, शोज एंड स्ट्राइक वर ऑर्गेनाइज अगेंस्ट इट। इसकी वजह से मीटिंग हुई, रैली हुई और स्ट्राइक हुई, काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली, गांधी जी को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वह डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वर अरेस्टेड इन पंजाब। तो इसी एक्ट के विरोध में पंजाब में जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू थे उसको भी गिरफ्तार किया गया, बिकॉज ऑफ दे अपोज द रॉलेट एक्ट। पंजाब में उसको गिरफ्तार किया दोनों को। इसको जरा हाईलाइट कर लेना, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, जिसको पंजाब में अरेस्टेड किया बिकॉज ऑफ दे अपोजिट द रॉलेट एक्ट। The agitation becomes severe, right, and the government vehemently tried to suppress all opposition. तो गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि सभी के सभी जो अपोजिशन, सभी को दबा दिया जाए, कोई बाहर ना निकले इस एक्ट को विरोध करने के लिए, या कोई नेशनलिज्म या रिवोल्यूशनरी को कोई काम ना करने लगे इस प्रकार से।
तो इसके बिहार से क्या हो गया, तो ये आप हम सब जानते हैं जलियांवाला बाग मास राइट, जो जलियांवाला बाग में मास अकर हुआ था बिकॉज ऑफ दिस। तो देखते क्या है, तो हियर इज दैट जलियांवाला बाग मास अकर 13 मार्च 1990। इसको आप ये डेट को याद रखना, 13 मार्च 1990 को जलियांवाला जो नरसंहार था ये हुआ था। ये द पिक्चर ऑफ इन ह्यूमन टॉर्चरिंग ऑफ ब्रिटिशर, राइट, टॉर्चरिंग ऑफ ब्रिटिशर, जो टॉर्चरिंग हुआ था, राइट, टॉर्चरिंग हुआ था ब्रिटिशर ने जो जलियांवाला बाग में काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था, सबको एक साथ किसी भी वार्निंग के बगैर, जिसको सबको ख़त्म कर दिया, ये इसके बारे में। तो लेट्स लुक व्हाट डिटेल अबाउट इट। When popular leader like डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर केचलू वर अरेस्टेड इन अमृतसर पंजाब, जब काफ़ी फेमस लीडर, पॉपुलर लीडर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर केचलू को गिरफ्तार किया गया अमृतसर पंजाब में से, और पीपल गैदरिंग वॉज ऑर्गेनाइज इन द जलियांवाला बाग इन अमृतसर। तो लोग इकट्ठा हो गए और जलियांवाला बाग में, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग आया हुआ है वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए इसके विरोध करने के लिए ऑन द डे, उस दिन पे, ऑन द डे ऑफ बैसाखी। कौन से दिन इकट्ठा हुआ था इसको जरा हाईलाइट कर लेना, ऑन द डे ऑफ बैसाखी। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जो अमृतसर में आया हुआ है पंजाब में, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए क्योंकि वो लोग अपोजिशन कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर केचलू को जो गिरफ्तार किया गया उसका अपोजिशन करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे, गैदर हुए थे टू अपोज द अरेस्ट, उसके अरेस्ट के खिलाफ। देन जनरल ऑर्डिनल डायर, इसको जरा अंडरलाइन कर लो, जनरल डायर जिसको हम याद करते हैं जनरल डायर, इसका पूरा नाम है जनरल ऑर्डिनल डायर, इसको हाईलाइट कर लेना ये नाम को। रेज दैट विद द ट्रूप्स एंड विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर ऑन इनोसेंट पीपल फ्रॉम द मशीन गन। तो वहाँ पे जो जनरल डायर थे वो पहुँच गए और उनके ट्रूप्स को लेके, उनके सैन्य की टुकड़ी को लेके वो पहुँच गए जलियांवाला बाग पे। पूरी जलियांवाला बाग को घेर लिया क्योंकि वहाँ पे एक ही गेट था जहाँ से लोग आ सकते थे, जा सकते थे। उस गेट पे उसको ब्लॉक कर दिया और पूरी तरह से घेर लिया अपने सैनिकों से और सीधा ओपन फायर कर दिया लोगों के ऊपर, कोई भी वार्निंग दिए बगैर, कोई वार्निंग नहीं कि भाई आप लोग चले जाओ वरना हम आपको गोली मार देंगे, आप यहाँ से चले जाओ, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा ओपन फायर कर दिया मशीन गन से। तो देयर वर हाई वॉल ऑफ 4 साइड ऑफ द बाग, वो उस बाग में चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवार होती चारों तरफ। In the middle was an unused well and the only way out being narrow. A number of people lost their lives in the firing. और वहाँ पे एक मिडल में एक कुआं था, ठीक है, काफ़ी नैरो कुआं था और एक रास्ता था वो भी नैरो था, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ पीपल अपनी जान गंवा बैठे और काफ़ी लोगों ने, तो वुमेन्स ने कुएं में अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से माने ना तो 379 पीपल की मौत हुई थी और 1200 इंजर्ड हुए थे। एज पर द कमिटी अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस, जब कांग्रेस की कमेटी ऑर्गेनाइज हुई थी उसके हिसाब से अगर देखें ना तो 1000 पीपल हैड डाइड इन द फायरिंग। तो कांग्रेस की कमेटी ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था, उसके हिसाब से 1000 से ज़्यादा लोग मरे थे। तो हंटर कमीशन इन्वेस्टिगेशन द केस ऑफ बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसको जो हाईलाइट कर लो हंटर कमीशन को, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से हंटर कमीशन ने इस इन्वेस्टिगेशन किया था कि इसमें क्या हुआ था, इसका फॉल्ट है, इसकी वजह से क्या कौन सा कमीशन बिठा था, तो हंटर कमीशन उसमें काम किया था। डिफेंडेड द जनरल डायर, तो जनरल डायर को डिफेंड किया था कि भाई ये जो हंटर कमीशन है उन्हें तो इन्वेस्टिगेशन किया और जनरल डायर को डिफेंड किया, यानी उसको बचाव किया। The commission forgave the dyer and considering it as an innocent mistake that happened unknowingly। देखो हंटर कमीशन ने ऐसा किया था कि जनरल डायर तो इनोसेंट थे, उनसे जो गलती हो गई वो इनोसेंट थे, नादान थे, नादानी में गलती हो गई। सोचो उसने कोई गलती नहीं, नादान थे तो नादानी में वो गलती हो गई, नादानी में उन्होंने हजारों लोगों को मार दिया। देयर इज नो अवेयरनेस उसके लिए नहीं था। तो ऑन द अदर एंड अगर दूसरे हाथ से देखिए तो व्हेन द डायर रिटर्न टू इंग्लैंड, जब डायर वापस इंग्लैंड गए ना तो ही वॉज ऑनर विद द स्वॉर्ड एट 2000 पाउंड। इसको जरा हाईलाइट कर लो, जब डायर वापस इंग्लैंड गए तो वहाँ पे उसको एक मान मिला, सम्मान मिला, एक स्वॉर्ड मिली, तलवार मिली और 2000 पाउंड भी उसको मिले। तो अब समझ सकते हो कि क्या हुआ था, है ना। इंग्लैंड ने उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय उसको ऑनर किया, उसको मान दिया, सम्मान दिया। इंडियंस कोर्ट पर टेरिबल शॉक बिकॉज ऑफ दिस, तो इंडिया तो पूरी तरह से शॉक था कि ये क्या हुआ।
एक बाजू से अंग्रेज एक कर रहे हैं, एक बाजू से इसको सम्मान दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो पूरे इंडिया शौक में था। आफ्टर दिस इन ह्यूमन एक्ट, ये अमानवीय कृत्य के बाद गांधी जी फेथ टूवर्ड द ब्रिटिशर वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। तो इसकी वजह से गांधी जी का जो विश्वास था ब्रिटिशर के ऊपर वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। राइट, इसकी वजह से कि जनरल डायर को इनोसेंट कहा, उन्होंने इनोसेंटली मिस्टेक की थी, अननोइंगली मिस्टेक की थी, और बाद में जब रिटर्न गए इंग्लैंड तो उनको ऑनर दिया, 2000 पाउंड दिए, वोट दिया इस कारनामे की वजह से। तो इसकी वजह से गांधी जी को पूरी तरह से अंग्रेजों के ऊपर से फेथ चला गया था। दिस इवेंट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग द होल नेशन। तो ये जो इवेंट था ना, जलियांवाला बाग मास अकर, ये इवेंट ने पूरे देश को एकजुट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, दिस ट्रेजेडी बिकम द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये जो ट्रेजेडी, इसने ग्राउंड तैयार किया था, एक जमीन तैयार की थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहकार आंदोलन के लिए जो मूवमेंट जो किसी ने क्रिएट की, तो ये जलियांवाला बाग मास अकर था। ठीक है, देन है खलीफा मूवमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के दरमियान द तुर्की ज्वाइन द जर्मन साइड। आपको पता है कि पहले विश्व युद्ध के दरमियान तुर्की था, वो जर्मन के बाजू में था, उनके साइड पे लड़ रहा था। सो व्हेन द इंग्लैंड वन, जब इंग्लैंड जीत गया तो ट्रीटी दैट वाज मेड हैड मेनी फर्म एंड इनजस्ट टर्म ऑफ अ कंडीशन फॉर द लूजिंग साइड। तो जो ट्रीटी तैयार हुई थी, जो देश हार गए थे, तुर्की भी था जर्मनी के साथ, तो जर्मनी हारा था, तुर्की भी हारा। तो जो भी ट्रीटी थी वो काफ़ी खतरनाक थी, इनजस्ट थी, और काफ़ी कंडीशन भी काफ़ी भयंकर थे। जो लोग हार गए, जो लूजिंग साइड में थे, उनके लिए तो बहुत बुरा हुआ था। तो द सुल्तान ऑफ तुर्की एट दैट टाइम, जब जो तुर्की के जो सुल्तान थे उस टाइम पे, वो जब खलीफा, हेड ऑफ मुस्लिम, जो उसको खलीफा कहा जाता था, जो मुस्लिम के हेड होते हैं, मुस्लिम गुरु होते हैं, जो मुस्लिम गुरु सबके मुस्लिम धर्म के जो हेड होते हैं, है ना, पूरे दुनिया में जिसको सभी मुसलमान के लिए उसको खलीफा बोला जाता है। तो उस टाइम जो खलीफा थे, तुर्की के जो सुल्तान थे, वो उस टाइम पे हेड ऑफ मुस्लिम के थे, यानी कि खलीफा थे। द मूवमेंट इन इंडिया टू अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म्स अपोज ऑन तुर्कीज एंड द सुल्तान कैम इनटू बी नॉन एज अ खलीफा मूवमेंट। यानी कि जो अंग्रेजों ने जो काफ़ी स्ट्रिक्टली एक्शन लिए थे तुर्की के खिलाफ और सुल्तान के खिलाफ, उसके अपोजिशन में जो आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुई, तो उसको खलीफा मूवमेंट बोलते हैं। यानी कि खलीफा के साथ जो बुरा व्यवहार किया ब्रिटिश को, उसका अपोजिशन करने के लिए इंडिया में जो मूवमेंट हुआ उसको खलीफा मूवमेंट बोलते हैं। उसमें कौन ने विक्टर रोल प्ले किया वो देखेंगे। अली ब्रदर्स सबसे अच्छा रोल प्ले करने वाले इस मूवमेंट में, अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली। यानी ये तीन लोग थे, इसको हाईलाइट कर लो, अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली, हु प्लेड द विक्टर रोल इन खलीफा मूवमेंट या हु स्टार्टेड द खलीफा मूवमेंट। वेयर द चीफ लीडर ऑफ द मूवमेंट, राइट, ये दीज आर द चीफ लीडर ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी रिक्वेस्टेड द कांग्रेस टू सपोर्ट द मूवमेंट एंड कीपिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन माइंड। तो गांधी जी ने भी कहा था कांग्रेस को कि आप भी इस खलीफा मूवमेंट को सपोर्ट करना, ताकि लोगों के दिलो दिमाग में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बरकरार रहे। द मूवमेंट बिकम सेवरल विद द कांग्रेस सपोर्ट। तो काफ़ी जो मूवमेंट हुआ था ये कांग्रेस के सपोर्ट में भी हुआ था, काफ़ी जगह पे कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया था। उसके बाद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922, यानी असहकार आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 टू 92 में हुआ था। द नागपुर कॉन्फ्रेंस गेव द अप्रूवल टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी दिसंबर 1920 को नागपुर में जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने अप्रूवल दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। Now the Congress made the strong demand for the independence of India, यानी स्वराज, instead of the self government, यानी स्वशासन अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि अभी जो इंडिया में जो मूवमेंट चलने लगा वो क्लियरली इंडिकेट करने लगा कि हमें अभी पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरा हम ही शासन करेंगे, हम ही देश को चलाएंगे, इंडियन पीपल ही देश को चलाएंगे। पहले क्या था, स्वशासन था, यानी अच्छे से शासन करो आप अंग्रेजों को, यानी कि इंडियन पीपल के ऊपर अंग्रेज शासन करें मगर अच्छे से शासन करें। मगर अभी पूरा चेंज हो गया, हमें स्वराज चाहिए, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हमें अपना खुद का राज चाहिए, आप बाहर निकल जाओ, ऐसा मूवमेंट चला, उसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद का कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, यानी कौन कौन से कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट थे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से, वो हम देखेंगे। जो क्रियात्मक बोलते हैं जिसकी वजह से कुछ नया हुआ है ना, वो ये द पिक्चर ऑफ द नॉन कॉमन पीपल इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या तो कॉमन पीपल जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन हुए थे उसका पिक्चर है। तो कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट क्या थे वो हम देखेंगे, एस्पेक्ट जो होते हैं, बिंदु होते हैं, वो क्या थे।
In the positive aspect of the movement was Hindu-Muslim unite to be the strengthened and insistence on using the Swadeshi articles, on revival of the spinning wheels in every house, and collection of non 1 crore rupees for Tilak Swaraj Fund, and abolishing of untouchability, national education and prohibition etc. यानी कि बहुत अच्छे एस्पेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें हुए थे कि स्वदेशी चीज़ को अपनाना, स्वदेशी आर्टिकल्स, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना, रिवाइवल ऑफ स्पाइनिंग व्हील्स इन एवरी हाउस, सभी घरों में जो चरखा बोलते हैं गांधी जी का, उसको प्रोवाइड करना, उसको मोर इम्प्रूव करना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उस लोग यूज़ करें उसका, एंड कलेक्शन ऑफ 1 करोड़, उस टाइम पे 1 करोड़ रुपीज़ उन लोगों ने कलेक्ट किए थे और तिलक स्वराज फंड में उन्हें उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था तिलक स्वराज फंड में इस मूवमेंट में। और अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत जिसको बोलते हैं, वो अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर, नाबूद कर देना, नेशनल एजुकेशन को अपनाना, प्रोहिबिशन, दूसरा एजुकेशन है इंग्लिश एजुकेशन को इग्नोर करना, इनसे स्वदेशी मूवमेंट इम्प्रूव हुआ था। और कौन कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट थे वो देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। द नेगेटिव एस्पेक्ट कंसिस्टेड ऑफ गिविंग अप गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज एंड बॉयकॉट द लेजिस्लेचर, resign from the government courts and the local sub-government, boycott the foreign cloth and other articles, गवर्नमेंट फंक्शन एंड टाइटल एक्सेट्रा। यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि जो भी लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, गवर्नमेंट जॉब को बॉयकॉट करो, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में स्टडी करे उसको वहाँ से निकल जाओ बाहर, वहाँ पे स्टडी मत करो। बॉयकॉट द लेजिस्लेचर, यानी जो दारा सभा है ब्रिटिश की उसको बॉयकॉट करो, गवर्नमेंट कोर्ट में रिजाइन कर दो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश की उसको भी बॉयकॉट करो, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करो, सारी चीज़ों जो ब्रिटिश के रूल होते हैं सभी को बॉयकॉट कर दो, ठीक है। तो जो टाइटल दिए ब्रिटिश ने उसको भी आप वापस दे दो ब्रिटिश को, ठीक है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। आगे है प्रोग्राम्स फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम्स हुए थे उसके बारे में देखेंगे। In the beginning of the movement, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore surrendered their title Kesare Hind and knighthood honor respectively। इसको जरा हाईलाइट कर लो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के शुरुआत में गांधी जी ने एक टाइटल ब्रिटिश की तरफ से मिला था केसरे हिंद, वो वापस कर दिया, और रविंद्रनाथ जी ने भी अपना जो टाइटल मिला था नाइटहुड ऑनर उसको वापस कर दिया, और उसके बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया, ठीक है। अदर लीडर्स ऑफ नेशनल also gave up their titles and positions। काफ़ी दूसरे लीडर ने अपने टाइटल्स और पोजीशन को दे दिया। स्टूडेंट लेव द इंग्लिश एजुकेशन एंड कॉलेज, स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज को छोड़ने लगे इंग्लिश एजुकेशन को। एट वेरियस प्लेस फॉरेन क्लॉथ्स वाज सेट ऑन फायर, काफ़ी सारी जगहों पे विदेशी कपड़े को जलाने लगे लोग। When the Duke of Kent came into India and he was boycott 1920 नवंबर। तो जो ड्यूक आए थे कैनत से इंडिया में उसको भी बॉयकॉट किया गया। द सेरेमनी ऑफ ऑनरिंग द प्रिंस ऑफ वेल्स वॉज बॉयकॉट, जो प्रिंस वेल्स आए थे ब्रिटिश के उनको भी बॉयकॉट किया, उनकी सेरेमनी को इग्नोर किया लोगों ने। सच इंसिडेंट क्रिएट अ कंसिडरेबल नेशनल एक्साइटमेंट, यानी जो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं बनी ना उसकी वजह से देश में क्या माहौल है वो सबने महसूस किया। ऑन द अदर एंड, दूसरे अगर साइड पे देखें ना तो नेशनल स्कूल एंड कॉलेज वर एस्टेब्लिश, तो नेशनल स्कूल और कॉलेज एस्टेब्लिश होने लगे, लाइक तो काशी, बिहार, जामिया मालिया, गुजरात विद्यापीठ। तो ये अंडरलाइन कर लो नॉन करप्शन मूवमेंट कौन कौन सी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुए, तो काशी, बिहार, जामिया मालिया, गुजरात विद्यापीठ, ये सारी चीज़ें नॉन करप्शन मूवमेंट में एस्टेब्लिश हुई थी। ड्यू टू द विगोरियस propaganda for Swadeshi goods, the importance of clothes, footwear, luxurious items from England reduced drastically। तो इसके भयंकर अपोजिशन की वजह से जो विदेश में से जो क्लॉथ, फुटवेयर, लग्जरियस आइटम आती थी वो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, इसकी वजह से इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दिस रिएक्शन rattled the British Parliament, इसका रिएक्शन डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ। द गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड बाय द काइंड ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक्स लॉस टू इंग्लैंड। तो गवर्नमेंट काफ़ी शॉक थी कि इतना सारा इकोनॉमिक लॉस हुआ इंग्लैंड को
कि इंडिया ने सारा बाइकआउट कर दिया। मोर देन 1 करोड़ रुपीज वॉज कलेक्टेड इन द तिलक फंड, 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए तो तिलक फंड में कलेक्ट हुए थे इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा। ऑन मेनी ओकेशन द हिंदू मुस्लिम इमर्ज प्रिडोमिनेटली, दैट मीन्स के काफ़ी सारी जगह पर हिंदू मुस्लिम अपनी यूनिटी दिखाई, अपनी एकता दिखाई। द मोपला रिवोल्ट यानी मलाबार बिटवीन हिंदू एंड लैंडलॉर्ड्स एंड मुस्लिम पिसंट्स डिजर्व द क्रिटिसिज्म एंड इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी। यानी कि इसको जो हाईलाइट करो, मोपला रिवोल्ट था, मालबार रिवोल्ट जिसको बोलते हैं, वो बिटवीन हिंदू लीडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड और मुस्लिम किसान, यानी कि हिंदू के लैंडलॉर्ड्स थे और मुस्लिम किसान थे, उसके बीच में हुआ था, जो काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था और इसको भी ब्रिटिशर ने सुप्रेस यानी दबा दिया था। ठीक है, हाँ। I hope now I have to push this video at this moment and we continue our chapter from this the चोरी चोरा इंसिडेंट एंड विड्रॉल द मूवमेंट, राइट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ, बाय।